गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24x7 क्लासेस में। आइए आज हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और जो बच्चे भी पीछे रह गए हैं जल्दी जल्दी से उनके पास आप क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से वो जुड़ जाए। और इससे पहले आप हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए बच्चे हैं, और जो बच्चे और नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। चलिए हम देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों को के लागू होने के लिए 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? अभी राजस्थान में जो आपराधिक कानून लागू हुए हैं उनके 1 साल पूरे हो चुके हैं। उनके उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी है अमित शाह, और ऑप्शन नंबर सी है हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और ऑप्शन नंबर डी है राजनाथ सिंह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से इसके बारे में आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, जो अभी राजस्थान में जो नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं उसको हम जो उद्घाटन किए हैं जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा अभी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो अभी वहां पर जो क्या कहते हैं आपराधिक कानून लागू हुए हैं होने पर 1 साल पूरे होने पर एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह, इनके द्वारा किया गया। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत जानते हैं। अभी उदयपुर के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने पर 1 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो त्रिस्तरीय था। प्रदर्शनी का उद्घाटन हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा अभी इसका उद्घाटन किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। आइए हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? राष्ट्रपति ये कौन है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आप लोग तो ये जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, मगर आप ये नहीं जानते ये किस क्रम की हैं। तो ये 15वें क्रम की हैं, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। और जो हमारे यहाँ हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से क्रम के हैं और उनका क्या नाम है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ही बता दीजिएगा। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस क्रम के हैं और उनका क्या नाम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है? जो हमारे न्यायाधीश है उनका क्या नाम है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा। ये किस क्रम के हैं? आप लोग इसको भी जल्दी से बताइए, क्योंकि क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत शर्मा, ये 53वें क्रम के हैं। चलिए, हमारा एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ पहला अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड का आसानी से इंटीग्रेटेड हुआ, यानी आसानी से इनका मर्ज हो गया है? तो हमारा जो ऑप्शन है नंबर 1 भीम, ऑप्शन नंबर 2 है रुपए कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है यूपीआई, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कौन सा सही आंसर सही होगा? जल्दी से इसके बारे में आप लोग बताइए।
चलिए आइए हम इसके बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड है, इसकी जो विशेष रूप से यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसके साथ साथ जो एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड हो गया है। इसका मतलब है कि यह यूपीआई भुगतान प्रणाली के जरिए उपयोगकर्ताओं को सीधे भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा। यानी आप इससे यूपीआई एप्स के जरिए 60 मिलियन प्लस क्यूआर कोड पर भुगतान करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा यूपीआई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए और इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। हमारे जो महान्यायवादी हैं वो कौन से हैं और किस क्रम के हैं। हमारे जो महान न्यायवादी हैं उनका क्या नाम है और वो किस क्रम के हैं। जो हमारे महान्यायवादी हैं उनका नाम है श्री बी आर वेंकटरमणी, और ये किस क्रम के हैं जल्दी से इसके बारे में आप लोग बता दीजिएगा। तो जो ये हमारे जो महान्यायवादी हैं ये 16वें क्रम के हैं, सी आर वेंकटरमणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, भारत में खेती योग्य भूमि जिसे 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम समय के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। जो खेती 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए हम पत्ती छोड़ देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खेती योग्य बंजर भूमि, या ऑप्शन नंबर बी है चालू प्रति, या चालू प्रति के अलावा अन्य प्रति, या ऑप्शन नंबर डी है बंजर और बेकार भूमि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो हमारा जिन खेती को, जो खेती योग्य भूमि को, खेती योग्य भूमि को 1 या 1 से अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं उन्हें चालू प्रति भूमि कहा जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत जानते हैं। भारत में भूमि उपयोगी जो फसल है उनके एक वर्गीकरण किया गया है। तो जो चालू प्रति है इनको कौन सी फसल कहते हैं, वह खेती योग्य भूमि जिसे 1 वर्ष से कम समय के लिए बिना खेती के लिए छोड़ देते हैं उन्हें चालू प्रति फसल बोलते हैं। और जो ऑप्शन जो है चालू प्रति के अलावा जो अन्य प्रति है उस भूमि को क्या कहते हैं, वह खेती योग्य भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए बिना खेती के छोड़ दिया जाता है उन्हें चालू प्रति या अन्य प्रति के बारे में जानते हैं। और बंजर और बेकार भूमि किसे कहते हैं, ऐसी भूमि जो लंबे समय से खेती के योग्य नहीं रहती उन्हें हम बंजर भूमि कहते हैं। जो भूमि है जो काफी समय से खेती के योग्य भूमि नहीं है, उसमें नाम कभी कुछ बो रहे हैं ना कुछ काट पीट रहे हैं, तो इस कारण जो भूमि होती है उसे बंजर भूमि या बेकार भूमि भी बोलते हैं। और जो खेती योग्य बंजर भूमि होती है ऐसी भूमि होती है जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना खेती बाड़ी के लेकिन भविष्य में खेती के योग्य हो सकती है उन्हें हम बंजर यानी खेती योग्य बंजर भूमि कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो जो क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है उमंग है, ऑप्शन नंबर बी है उड़ान,
ऑप्शन नंबर सी है सागर और ऑप्शन नंबर डी है स्वामिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में उड़ान कार्यक्रम है, इसी को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ये सही होगा। आइए हम इसके बारे में और जानते हैं। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उड़े देश के आम नागरिक, यानी उड़ान का जो फुल फॉर्म होगा, उड़ान का जो फुल फॉर्म होता है वो है उड़े देश का आम नागरिक। पूरे देश का आम नागरिक, यही हमारे उड़ान का फुल फॉर्म होता है। ये योजना जो शुरू की गई थी, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है छोटे शहरों और दूर दराज क्षेत्रों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ना है। ये आम नागरिक के लिए भी हवाई यात्रा को सस्ती और सुलभ बनाता है। जो इसका जो मेन मतलब है, ये जो आम आदमी है, जो प्रत्येक गरीब से गरीब भी तबका का जो आदमी है वो भी इसके थ्रू आसानी से यात्रा कर सकता है। इसका उपयोग कम उपयोग वाले और गैर संचालित हवाई अड्डों को भी सक्रिय बनाता है। जिस हवाई अड्डे का उपयोग बहुत कम हो रहा है उनको भी और सक्रिय हवाई वो बनाता है कि वहां पर भी कनेक्टिविटी को स्टार्ट किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में एनएसई गवर्नेंस बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो हमारे ऑप्शन है डॉक्टर गीता वाणी रायसम, ऑप्शन नंबर बी है श्रीनिवास इंजेती और ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन चिटाले और ऑप्शन नंबर डी है कौस्तुभ कुलकर्णी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी हाल में जो एनएसई गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन के रूप में, गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं, श्रीनिवास इंजेती को, जो ऑप्शन नंबर बी है श्रीनिवास इंजेती को जो एनएसई गवर्नेंस बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अभी इनको नियुक्त किया गया है। तो हमारे ऑप्शन जो बी है वही सही होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के गवर्नेंस बोर्ड के चेयरमैन के रूप में श्रीनिवास इंजेती को नियुक्त किया गया था। वे एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। जो श्रीनिवास इंजेती हैं, श्रीनिवास इंजेती, ये एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी हैं। उन्हें सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की मंजूरी के साथ ही यह पद को अभी हाल ही में दिया गया है। आप लोग ये बताइए, ये क्वेश्चन का जो हमारे जो इस समय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है और किस क्रम के हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जो हमारे इस समय पे जो सीएजी है कौन है और किस क्रम के हैं? जो हमारे सीएजी हैं यानी नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है सीएजी, वो किस क्रम के हैं और उनका क्या नाम है? तो जो हमारे सीएजी हैं ये संजय मूर्ति हैं, संजय मूर्ति, और ये 15वें क्रम के
क्रम के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 में स्केचर्स ने किस भारतीय सुपर दिग्गज ब्रांड एम्बेसडर को साइन किया है? तो जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद सिराज, ऑप्शन नंबर सी है पीवी सिंधु और ऑप्शन नंबर डी है नीरज चोपड़ा। तो 2025 में स्केचर्स ने जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा को अपने यहां ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये सही होगा। इसमें आप लोग ये बताइए, जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति कौन है? आप लोग जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। जो हमारे इसमें राज्यसभा के सभापति हैं वो कौन है, उनका क्या नाम है? तो जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं उनका नाम सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं उनका क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन है। और जो उप सभापति है राज्यसभा के, उनका क्या नाम है वो भी आप लोग जान लीजिए। उप सभापति का क्या नाम है? हरिवंश नारायण जो राज्यसभा के उप सभापति है उनका क्या नाम है? हरवंश नारायण सिंह। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो फोटो लग गया है गलत है। साल 2025 में स्केचर्स ने अपने भारतीय विज्ञापन अभियान के लिए ओलंपिक स्वर्ण विजेता और विश्व स्तर जो स्टार है नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। उन्होंने इस साझेदारी के जरिए स्केचर्स के फुटवेयर और स्पोर्ट कलेक्शन को प्रमोट किया है, जो खेल प्रेमियों और युवा लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा, इन्हीं को अभी स्केचर्स ने भारतीय सुपर दिग्गज ब्रांड के रूप में साइन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2025 में कौन सा विशेष फंड को बनाया गया था? तो जो हमारा ऑप्शंस है पीएम फंड, स्वामित्व फंड 2 और नेशनल हाउसिंग फंड, और जो ऑप्शन नंबर डी है किफायती आवास योजना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से इसके बारे में बताइए। जो स्वामित्व फंड 2 है, ये विकल्प हमारा सही होगा। इसी ने अभी जो 2025 में हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक विशेष फंड का निर्माण किया था, तो वो है स्वामित्व फंड 2। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत जानते हैं। तो भारत में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने स्वामित्व का फुल फॉर्म होगा स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम्स हाउसिंग फंड 2 नामक एक विशेष फंड की घोषणा की थी। इसे 2025-26 के बजट में भी वित्त मंत्री ने 15,000 करोड़ रुपए के साथ स्थापित करने का भी ऐलान किया है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि
आइए और इसके बारे में जानते हैं। ताकि हजारों अटके घरों को पूरा किया जा सके और मध्यवर्गीय गृह खरीदारों को भी इससे राहत मिल सके। तो अभी हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने अपने जो बजट है उसमें भी इस योजना का जिक्र किया है और ये योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए के लिए फंड भी जारी किया गया है। चलिए आइए हम कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। जो हमारे महासचिव हैं लोकसभा के, महासचिव लोकसभा के उनका क्या नाम है? आप लोग जल्दी से इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। जो हमारे महासचिव हैं लोकसभा के उनका नाम है उत्पल सिंह। उत्पल कुमार सिंह है। जो महासचिव हैं लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2025 में कौन सा विशेष फंड बनाया गया है? तो अभी आप लोग जान ही रहे हैं, इसको बता चुके हैं, स्वामित्व फंड 2। तो इसके बाद ये भी हो चुका है। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोला गया है? तो जो हमारे ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी है उज्जैन और ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग इसके बारे में बताइएगा। तो अभी जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय अभी हाल में वाराणसी में खोला गया। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा कि अभी हाल ही में जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का इनका जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये वाराणसी में खोला गया है। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। आइए हम इसके बारे में और भी विस्तृत जानते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 23 जनवरी 2025 को वाराणसी में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिससे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर अंतर्देशीय जल परिवहन गतिविधियों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। यह कार्यालय मौजूदा उप कार्यालय को पूर्ण रूप से क्षेत्रीय कार्यालय में अपग्रेड करने के लिए बनाया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वाराणसी और वही ऑप्शन नंबर सही होगा। जो हमारे इसमें कैबिनेट सचिव हैं उनका क्या नाम है? सचिव उनका क्या नाम है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए आइए हम देखते हैं। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। आइए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको क्लास के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए, क्लास के जो अपडेट्स हैं, अलर्ट्स हैं,
वो भी मिल जाए आपको। क्लास के हमारे जो पीडीएफ हैं, एसटीडी मटेरियल्स हैं, ये सब आपको अच्छे से प्रोवाइड हो सके, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे क्यूआर कोड हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और हमारे क्लास से भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो क्लास है लक्ष्य 24x7 क्लासेस, आप यूट्यूब में सर्च करके हमारे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हमारे जो क्लास के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे और आपको क्लास बराबर मिलती रहे। चलिए अब क्लास को आज यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे।